हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज जो है हम एबीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 21 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, देखिए इसको मैं पार्ट्स में करूँगी। इसमें भी चेक योर प्रोग्रेस कर करके दिया, तो वहाँ तक हम करते रहेंगे। वीडियोज़ भी छोटे रहेंगे और हमें जल्दी जल्दी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, एचआरडी के सब सिस्टम्स हैं, ट्रेनिंग कैसे मिलती है, एटीट्यूड क्या होता है। मीन्स आपको जैसे नेम से ही समझ में आ रहा है ना कि डेवलपमेंट कैसे करेंगे, मतलब जो हम रिक्रूट किए हैं एम्प्लॉयज़, उनको अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए हम कैसे मतलब ग्रोथ दें, उनको कैसे उनको ग्रूम करें कि वो हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी के, हमारी कंपनी को एक तरीके से जितना आगे रैंकिंग में पहुंचा सकते हैं उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए है, मतलब कैसे ट्रेनिंग वगैरह सब है, तो वही सब करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले जैसे हमको क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो हमें ये तो पता ही, हमने लास्ट जो वीडियोस की हैं उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एचआरडी वगैरह क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, जैसे कि क्या हुआ कि आप जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखिए, रिजल्ट ऑफ द रियलाइजेशन दैट पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज just another factor of production but are an important assets in determining the overall success of the organization। ठीक है ना, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। मीन्स क्या है, जैसे हम बहुत सारे फैक्टर्स लेते हैं ना जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करते हैं, जैसे कि कैसे हमने बोला कि स्किल सेट चाहिए है, टेक्निकल अपने पास सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, हार्डवेयर हम जो भी यूज़ करें, तो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस फील्ड में वर्क कर रही है। और उसके अलावा आपने जैसे मशीन्स ले रखी हैं खूब सारी और ये सब है, तो उसमें एम्प्लॉयज़ भी आपके होते हैं, पीपल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं जो आपके उस कंपनी में हेल्प करते हैं। तो देखिए, बाकी सब चीज़ें क्या है, प्रीफिक्स्ड होती हैं। जैसा आप उसमें डाल दोगे मशीन में, जैसे कोड डाल दोगे वैसे वर्क करेंगी, या फाइनेंशियल है, आप जैसे इसको ले जाना चाहोगे वैसे चलेगा। तो लेके कौन जाता है, ह्यूमन ही ना, हम ही तो करते हैं। चाहे मशीन के थ्रू करो या कुछ भी करो, मशीन को कौन एक्टिवेट करता है, कौन चलाता है, हम चलाते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड एक तरीके से, हम जो ऐसे फैक्टर्स है ना बोलते हैं कि जिसका वेरिएबल फैक्टर्स हैं हम लोग, जिसका हम जैसा काम करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस रेट उस हिसाब से ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बात हुई है। अब देखिए एचआरडी और उसके सब सिस्टम्स कैसे हैं। देखो, ये जो लाइन मैंने बोली थी, पीपल वर व्यूड एज मेयर सब्सटीट्यूशन फॉर मशीन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। चलिए, तो सब अलग है। देखिए, अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो मशीन्स या किसी में नहीं होते। क्या होते हैं वो, इमोशंस हो गए, हमारे नीड्स हो गए, हमारी कुछ नीड्स होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, फीलिंग्स होती हैं। और जब हम काम करते हैं ना, तो उस फीलिंग्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हम कोई काम करते हैं और कोई हमें प्रेस करता है, तो हमें ना लगता है कि हाँ हमने अच्छा काम किया, अगली बार हम इससे और अच्छा काम करेंगे। और अगर हमने कोई काम किया और उसके लिए हमको डिमोटिवेट किया जाता है, या बार बार उसी चीज़ के लिए सुनाया जाता है कि आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, मे भी आप सही हो अपनी जगह पर, जिस पर्पस से आपने किया वो पर्पस अचीव नहीं हुआ या कुछ भी रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब हमको डांटता है या कोई हमसे थोड़ा सा हमको रियलाइज़ कराता है कि हमसे ये गलती होगी, तो हम डिमोटिवेट होते हैं ना। तो हमारे फीलिंग्स वगैरह ना ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में ह्यूमन की बहुत मतलब इफेक्ट करती हैं उसको। ठीक है, अब क्या हुआ, एफर्ट्स वर डायरेक्टेड टू मेक द वर्क मोर इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल एंड मीनिंगफुल टू पीपल सो दैट दे वर इन्वॉल्व इन डूइंग द एक्टिविटीज बियॉन्ड अ मैकेनिकल पर्सपेक्टिव। मीन्स जब आप कोई काम करते हो, ठीक है, अगर वो जैसे आप ऐसे समझो, बहुत से लोगों को मैथ्स बोरिंग लगती है, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना, जैसे उनको मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो कैलकुलेशन अगर आप सही करो तो आंसर सही, गलत है तो गलत। तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, और कुछ लोगों का क्या होता है उसी मैथ्स में कि कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे क्या करना है, बहुत इंटरेस्ट आता है। तो वही चीज़ है कि अगर आप मतलब वही चीज़ है ना, अगर आपको कोई फॉर्मूलाज वगैरह बहुत क्रिएटिव तरीके से सिखाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत अच्छे से सिखाते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट की बात है, हर चीज़ की बात होती है। तो वही चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत क्रिएटिव कर देना, तो उसमें करने में मज़ा ही अलग आता है। जैसे आप एग्जांपल में गूगल ले सकते हो, गूगल अपने यहाँ पे सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, खाना पीना और सब मतलब फैसिलिटीज़ हैं, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, सब कुछ है। तो उसमें क्या होता है, लोग जब काम करने आते हैं तो उनको ऑफिस जाने का मन करता है कि हाँ बोर हो गया, थोड़ी देर हम खेल आए जाके, खाना खाया जाके। तो वो चीज़ होती है, आप जितना क्रिएटिव बनाओगे, जितना इंटरेस्टिंग बनाओगे एम्प्लॉयज़ को, उतना ही इंटरेस्ट से वो काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, दो एस्पेक्ट्स की बात होगी, एक तो फीलिंग्स और दूसरा क्या हुआ, जॉब कंटेंट। आपका जॉब कंटेंट क्या है, आपको जो जॉब प्रोफाइल दी गई है, आपका जो काम आपको दिया गया है, वो आपको कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, कितने आपके मन के उसके हिसाब से। कभी कभी क्या होता है, हम जॉब प्रोफाइल कुछ और चूज़ करके किसी कंपनी में एंटर करते हैं, और बाद में हम जो हमारा वर्किंग होता है वो किसी मतलब हमारे जो जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है, जो वर्क होता है, वो थोड़ा डिफर कर जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम करते तो चाहते हैं, जॉब कौन छोड़ता है, लेकिन एक इंटरेस्ट फिर हमारा नहीं रहता, हमें लगता है कि हाँ यार ये तो ऐसा
अलग से काम है। तो वो चीज़ है कि जॉब के कंटेंट्स आपके क्या है, सब इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन सेट सर्टेन गोल्स टू वर्ल्ड विच एंटायर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, ठीक है ना। वही चीज़ है कि जैसे हमारे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसे गोल सेट करती हैं जिसकी तरफ से, जिसके लिए पूरी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल टीम होती है, जो टीम है जो एफर्ट्स लगाती है कि हमें ये चीज़ हमारी गोल्स अचीव हो जाए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आपके बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बेटर करने के लिए हो सकता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, बेटर वर्क कल्चर हो, ठीक है, और भी बहुत से गोल्स होते हैं, कोई भी गोल हो सकता है। मतलब एक ये एग्जांपल थी कि प्रोडक्शन और वर्किंग जो कल्चर है उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन और भी अदर हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या इसने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो होता है ना, उनके सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स मीन्स हम देखिए ऑर्गेनाइजेशन एक होल हो गया, ठीक है। हम जैसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऊपर होल हो गया। अब हम ऐसा तो नहीं है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट बना दिया जो सारा ओवरसीज करे, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट उसमें उसी एक सिस्टम के बहुत सारे सब सिस्टम्स बना देते हैं। जैसे क्या हुआ, एक टीम प्रोडक्शन की हो गई, ठीक है, दूसरी टीम आपकी फाइनेंस की हो गई, एक सब सिस्टम आपका सेल्स हो गया, एक कंट्रोल और मॉनिटरिंग करेगा इसको, ठीक है, और एक क्या होगा जो भी हम पढ़ रहे हैं चार्ट, एक होगा जो इन सब सिस्टम्स में इवन अपने लिए भी ह्यूमन को एम्प्लॉय करेगा, पीपल्स को एम्प्लॉय करेगा, लोगों को लेगा, फिर उन डिपार्टमेंट्स में देगा कि जिस डिपार्टमेंट में जिसकी जैसे नॉलेज होगी उस हिसाब से। तो वो चीज़ है, ठीक है, ये हमारे सब सिस्टम्स बन गए, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होता है कि उनकी जो एंटायर प्रोसेस होती है उनको मैनेज करना, यही एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने जिन लोगों को रिक्रूट किया है, ठीक है, देखो ये चीज़, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल एट ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल्स हैव रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल, टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब्स और एक्टिविटीज सक्सेसफुली। मीन्स क्या हो गया, हमने ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स पे जो भी प्रोफेशनल्स लगाए हैं, जो भी मतलब इंडिविजुअल लगाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि उनका नॉलेज क्या है, उनकी स्किल्स क्या हैं, टेम्परामेंट वो कैसा रखते हैं, ठीक है, कैसे एक सिचुएशन पे वो कैसे रिप्लाई करते हैं, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है, चाहे वो फिर किसी भी लेवल पे वर्क कर रहा है, चाहे सबसे लोएस्ट पिरामिड के जो हम बात करते हैं, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ पिरामिड पे है, सबसे टॉप पे है, कोई भी है, ये सब चीज़ें उसकी जो वर्क प्रोफाइल है उसको डिफाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या बात है। अब देखिए ये क्या हुआ कि जब हम किसी को जैसे लेते हैं, जॉब में करते हैं, ठीक है, जॉब में बहुत सी चीज़ें होती है, कैसे फ्रेशली रिक्रूटेड हम लेते हैं, किसी अदर जॉब में पहले वर्क कर रहा था, जॉब स्विच कर रहा है, तो बहुत सी चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। तो हर एम्प्लॉय का जो आपका स्किल सेट्स होता है, नॉलेज सेट होता है, सब डिफर करता है, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता, एक सिंपल टर्म्स में बात करें, ठीक है। अब क्या है, द असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन रिलेशन टू द competencies required for specific jobs or set of jobs required to be performed by them become essential. The assumption that anyone can perform any job has been discarded as the jobs are becoming more complex and requiring specialized higher order competence. Means क्या हुआ, वही जो मैं आपको बोल रही थी, जैसे ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए आजकल की जॉब लेवल्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। पहले क्या होता था, डोमेस्टिक लेवल्स पे केवल वर्क होता था, इवन एक गांव से दूसरे गांव का, जैसे मान लीजिए पहले गांव में काम होते थे, अब सिटीज़ की बात कर लो या तो फिर, तो इन दोनों को आपस में भी कनेक्ट होने में बहुत टाइम लग जाता था। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, आपको सेम सिटी का सारा बिजनेस देखना है, दूसरी सिटीज़ में भी जाना है, तो बहुत कैजुअल था। अब क्या है, नेट है, आपका ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी हो गई हैं। तो क्या हो गया ना, जो आप ग्लोबलाइजेशन वाले इस टाइम एरा में हो, तो उस एरा में क्या है, आपको डोमेस्टिक लेवल पे तो आप मार्केट डील कर ही रहे हो, आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी मार्केट डील करना है। तो इसमें क्या हो गया, आप ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति को आप रख लो और वो हर लेवल की जॉब को लेगा, नहीं, आपको क्या चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले, जैसे किसी ने स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हो, उस फील्ड की स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता हो, ऐसे स्किल सेट वाले लोग चाहिए। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे बात बोली है, ठीक है, कि अब ऐसा ज़रूरी हो गया, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो गई हैं जॉब में कि ऐसा ज़रूरी होता जा रहा है कि इस टाइप से, मतलब अब क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम्स देते हो, किसी एग्ज़ाम्स के बैंक जॉब की प्रिपरेशन भी दे रहे हो किसी, तो वो पहले से डिफाइन कर देते हैं ना, कितने से इतनी नॉलेज होनी चाहिए, 10th होना चाहिए, 12th होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो वही चीज़ बात हो रही है, ठीक है। The performance and potential appraisal therefore is
an essential component, and the training can play an important role in ensuring performance. Primarily, there are two ways the organization can ensure the people have required skill: either upgrade the skills of the existing people or get the new people with the required skills. So, जो मैंने बात बोली थी वही बात इन्होंने यहाँ लिख दी कि हम क्या करते हैं, पहले से कंपोनेंट्स डिफाइन कर देते हैं और अगर थोड़ी सा ट्रेनिंग के साथ उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल वे में फिट कर देते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, लेकिन हमें लोग कैसे चाहिए, तो हमने बात करी ट्रेनिंग से हम ग्रूम कर देंगे या ऐसे कर लेंगे, पर हम हायर करेंगे तब कैसे चूज़ करेंगे? या तो ये है कि जो ऑलरेडी उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनको हम अपने उसमें लेके और अपग्रेड कर दें, या फिर हम फ्रेशली जो रिक्रूट करें पीपल को जो न्यूली कैंपस से पास हो रहे हैं, ठीक है, फ्रेशर्स जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको में वैसे चूज़ करते हैं जिनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट होता है। तो ठीक है ना, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मतलब वही चीज़ है, अभी तक हमने यहाँ तक वही 3-4 लाइनें रटी। मैं एक बार लास्ट में सम अप कर दूंगी सारा। अब बाकी तो यहाँ पे इस पेज पे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो, ये चीज़ बैंकिंग टर्म्स में थी, तभी मैंने लाइन पॉइंट आउट कर दी थी। ऐसी कोई बात नहीं थी जो पॉइंट आउट करने वाली थी, हम सब यही सेम चीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कि फिर भी मैंने कहा बैंकिंग के पेपर है तो उसमें बोलना चाहिए। देखो, जो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने क्या किया, जो नई आपकी जो प्रैक्टिसेस आई, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर था, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी ऑप्शंस में, उसको जैसे स्विचिंग आई ना, जैसे रियलाइजेशन आया कि हाँ ऐसी ज़रूरत है, तो न्यू प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं ना वो तुरंत वैसे उसमें स्विच कर लेते हैं। ठीक है, अब फॉरेन बैंक्स का क्या हुआ, फॉरेन बैंक्स बाहर से आती हैं तो वो जो ठीक है थोड़ा सा टच डोमेस्टिक देती हैं, डोमेस्टिक लेवल पे टच देते हैं कि हाँ ठीक है डोमेस्टिक लेवल का कल्चर ऐसा है तो हम ऐसा फॉलो करेंगे, लेकिन उनके जो भी आपकी टेक्नोलॉजीज होती हैं या फिर जो भी फ्रेमवर्क एक तरीके से बोला जाए वो मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की ही रखती हैं। मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे वो अपने बैंक को चला रहे हैं वैसे ही रखते हैं, केवल लॉज वगैरह जो होते हैं वो आपकी इंडिया के जो लॉ है, मान लीजिए इंडियन टर्म्स में अगर हम बात करें तो जिस कंट्री में भी वो बैंक खोल रहे हैं, ब्रांचेस खोल रहे हैं, उस कंट्री का फॉलो करते हैं। अदरवाइज फ्रेमवर्क वगैरह सारा वो फॉरेन कंट्रीज़ का ही रहता है, जिस कंट्री की वो ब्रांच बैंक होता है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक, ओल्ड सेक्टर बैंक में क्या है, पहले उन्होंने ये सब चेंजेस नहीं अप्लाई किए। देखिए जो है वो है, उन्होंने क्या किया, वो क्या हुआ कि जब तक उनके ऊपर इतना प्रेशर पब्लिक डिमांड और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का नहीं आया तब तक वो उसी वे में चलते रहे। अब वो भी जो न्यू एरा है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजीज वगैरह एप्स वगैरह डेवलप करने हैं उसमें वो कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी हिसाब से अब देखिए इन्होंने क्या किया, बैंक एम्प्लॉयज़ ने आपका कोर बैंकिंग सिस्टम ले लिया। CBS हम यूज़ करते हैं ना आजकल, ऑटोमेटेड सिस्टम जो होता है, जिसमें क्या होता है आपका बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होता है, BPR VRS अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करते हैं। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम वगैरह है, ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग है स्टाफ की, लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट है, हम ऐसे IT वाले या लॉ पढ़े हुए लोगों को लेते हैं। ठीक है, CA करे हुए स्पेशल लोगों को लेते हैं, स्पेशल जो जॉब्स प्रोफाइल्स होती है हमारी बैंक्स में तो उसके लिए हम ऐसे ही लेते हैं ना, तो स्पेशलाइज्ड कोर्स किए हुए लोग होते हैं वो। ठीक है, एम्फेसिस होता है किसमें, मार्केटिंग में। देखिए आजकल में ठीक है आपके पास बैंक के पास सारा ऐप है, सब कुछ है, लेकिन मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी भी बात पे हमसे आपस में लड़ाई हो गई एम्प्लॉइज से, तो वो 4 जगह जाके बात फैलाते, तो हम फिर बहुत से लोग छोड़ते हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। देखिए जो चीज़ हो गई ठीक है वो हो गई, लेकिन हम चाहेंगे और कितने लोगों में फैलाएं। ठीक है, अगर एक बार हो भी गया तो वो वापस हमारे पास किसी भी तरीके से आ जाए। तो मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। ठीक है, चाहे मोबाइल पे करें, नेट पे करें, या ई-कॉम फैसिलिटीज़ लाएँ, ATM यूज़ करें, डेबिट कार्ड यूज़ करें और नए नए ऐप्स लेके आएँ जो मतलब लोगों को ब्रांच विजिट करने में कम से कम विजिट करनी पड़े, और ऐप्स या उन सब के थ्रू जितना काम कर रहे हैं, मतलब उनका जितना टाइम सेविंग होगा ना तो उतना ही वो कस्टमर्स खुश होते हैं विदाउट एनी फ्रॉड। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हमारी जो बैंकिंग सर्विसेज है ना वो कस्टमर रिलेटेड होती है, कस्टमर सर्विसिंग से रिलेटेड होती है, हमारी सर्विस सेक्टर्स है, तो उसमें क्या होता है अगर हम कस्टमर्स को हैप्पी रखेंगे तो वो हमें पे दोबारा आएंगे, नहीं हैप्पी रखेंगे तो वो चले जाएंगे। दूसरे बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स हैं आजकल जिसमें किसी को भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, ब्रांड इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप किसी बैंक में अपना खाता खोलते हैं, जैसे हम नहीं कहते हमारा खाता SBI में है या हमारा खाता ICICI बैंक में है या हमारा खाता BOB में है, मतलब कहीं पे भी हम बोलते हैं तो ब्रांड नेम बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ये नंबर 1 बैंक है,
ठीक है। प्राइवेट बैंक्स में HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आपने बहुत से नेम सुने होंगे जिसमें लोग बड़े प्राउडली कहते हैं कि हमारा इसमें अकाउंट है। तो वो ब्रांड की एक इमेज बन गई, उनकी एक ब्रांड बन गया है ना, तो इस टाइप से होता है। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ कैसे दे रहे हैं आपको, कितने टाइप से वैराइटीज़ दे रहे हैं, कौन कौन से ऐप्स दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो मल्टीपल सर्विसेज डिलीवरी चैनल्स दे रहे हैं, जैसे आपको ATM दे दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, ठीक है, ऐप्स हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। सेटिंग अप ऑफ ए बैक ऑफिस एंड डेटा सेंटर्स, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ना ये प्रोडक्टिविटी का मतलब रियल टेस्ट लेती है परफॉर्मेंस में, किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। अब देखिए क्या है, these changes needed well thought of HR policies to attune the existing staff to adapt to the change and train them to the new skill। ठीक है। अभी हमने पीछे जो बात की थी वो बात की थी कि कैसे हायर करना है, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे सेट करना है। अब हम जो बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए न्यू जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको कुछ नहीं आता, सीधी सी बात है, जो नए आते हैं उनको, आप जो कॉलेजेस में पढ़ते हो और जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो बहुत डिफरेंट होती है, फील्ड लाइफ बहुत डिफरेंट। इवन आपको ट्रेनिंग में भी जो सिखाता है उससे आप जब प्रैक्टिकल ब्रांचेस ज्वाइन करते हो ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है प्रैक्टिकल और लॉ जो होते हैं बैंक्स के उसमें। ठीक है। तो क्या चीज़ बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ आता है फिर भी उनको ट्यून कर देते हो किसमें, जो नई पॉलिसीज़ हैं, जो भी नया आया है उसमें। जैसे कि आपने देखा होगा बीच में बैंक्स में फिनाकल 7 चल रहा था, तो जो पुराने होंगे उनको फिनाकल 7 बहुत कंफर्टेबल लगता होगा। जब अब जो नए लोग आए तो उनके क्या हो गया, पुराने वालों को तो नया टेक्नोलॉजी जो आया फिनाकल 10 आया उसमें सीखना पड़ रहा है, और जो नए बच्चे आए या जो भी नए एम्प्लॉयज़ आए उनको आता है, वो क्यों नए आए हैं वो सीधे उसी में काम कर रहे हैं, तो उनको पीछे वाले की कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं पता या कोई सिंप्लिसिटी नहीं पता, जो भी चीज़ रही मतलब उनको कुछ नहीं पता, तो उनके लिए तो यही अच्छा है यही बुरा है। और जो पुराने लोग हैं उन्होंने उस पर वर्क किया, उनको शायद उसमें किसी को उसमें बहुत ईजी लगता होगा, किसी को न्यू वाले में ईजी लगता होगा। तो आपको क्या हो गया, मीन्स जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इन सारे जो भी न्यू चेंजेस आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, उनको अपग्रेड करना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है, सब कुछ अपनी नॉलेज अपग्रेड करनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा ये किसके अंदर आता है, HR पॉलिसीज़ में आता है। ये HR के ऊपर है कि वो ट्रेनिंग रखवाए, उनको करे, कोर्सेज अवेलेबल करवाए, ताकि वो सब जल्दी जल्दी से सीखें। जो नए सर्कुलर्स आते हैं वो सर्कुलर्स दें, कोई चेंजेस वो कर रहे हैं तो तुरंत मेल पे करें, एम्प्लॉयज़ को किसी भी तरीके से बताएं जिससे कि उनकी भी नॉलेज अपग्रेडेड रहे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जो है, मतलब जो हमने ऊपर चेंजेस पढ़े ना, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ और न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्यून करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी उनकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। ठीक है। अब क्या हुआ, ये तो आपको पता ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है HR में। ठीक है। अब देखिए अभी इसमें क्या लिखा है, HR टुडे इज प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्प्ड इन कॉन्टिन्यूअस एंड प्लान वे। क्या क्या होता है, एक्वायर और शार्पन कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन एसोसिएटेड विद देयर प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर जॉब्स। ठीक है। ये भी हमने देखा कि हमारे पास जो भी फ्यूचर जॉब, जो भी जॉब प्रोफाइल हमारी, उसके लिए हम कैसे अपना कैपेबिलिटीज़ को एक्वायर करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है, डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटीज़ एज इंडिविजुअल एंड डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट देयर ओन इनर पोटेंशियल फॉर देयर ओन ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है। ऊपर तो हम बात कर रहे थे कि जॉब प्रोफाइल के लिए अपने आप को ग्रूम करना, नीचे हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी जनरल जो हमारे डेवलपमेंट्स हैं, हमारी खुद की नॉलेज है, हमारे खुद के स्किल सेट्स हैं, उनको कैसे डिस्कवर करें, कैसे पहचानें कि हमारा किस में इंटरेस्ट है, हम किस में ज़्यादा बेटर है, उनको एक्सप्लॉइट करें, और कितने तरीके से वेराइटीज़ से हम कर सकते हैं वो सब चीज़ें सीखें। ठीक है। अब क्या है, डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इन विच सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन अमंग सब यूनिट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल वेलबींग मोटिवेशन एंड प्राइड ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है। अब क्या होता है ना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एक ऐसा कल्चर चाहिए। अब ऐसा कल्चर किसे अच्छा लगेगा कि जहाँ दिन भर लड़ाई लड़ रही है तो एक दूसरे से लोग जेलस हो रहे हैं, नहीं। एक ऐसा एनवायरनमेंट अच्छा होता है जहाँ पे सबको प्रेज मिलती है, अगर वो अच्छा काम करते हैं, गलत करते हैं तो डांट खाते हैं, पर सब मिलके काम करते हैं, एक टीम बन जाती है, जो यूनिटी होती है। सुपरवाइजर कभी डांटता है, कभी प्यार से डील करता है, मतलब एक जो बोलते हैं ना बहुत अच्छा माहौल जहाँ पे होता है, तो वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स होते हैं, जो वो गोल्स होते हैं, वो बहुत ईजिली अचीव हो जाते हैं। ठीक है। अब क्या है, ये देखिए
HRD ऑपरेशनल स्किल्स को नहीं बढ़ावा देती है। अभी तक हम बात करें तो ऑपरेशनल स्किल्स को, वो बिहेवियरल स्किल्स को भी बढ़ावा देती है। कैसे कि जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ है उसकी कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, कैसे वो अपने रिप्रेजेंट रोल को कर पा रहा है, उसका रिलेशन कैसा है, कैसे वो अपने फ्यूचर, जैसे मान लीजिए आज हमारे पास ये जॉब है, हम कितना आगे बढ़ने तक का सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी जो आपके सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ आप रिलेशन कैसा रख रहे हो, जो आपके खुद के एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ आप कैसे बिहेव करते हो, कैसे आपस में रिलेशनल है, ठीक है। कैसे कैसे आप फंक्शनैलिटीज़ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की लर्न करते हो, मैं सारे पॉइंट्स बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, ये सब गोल्स होते हैं HRD में आपके, ठीक है। ये किसने डेवलप किया था ये भी देख लीजिए, राव एंड पेरिया ने, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए अब हम ये देखते हैं कि सिस्टम क्या HRD डेवलप करते हैं इन सारे गोल्स अचीव करने के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देता है, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रखता है जिसमें फीडबैक होता है, काउंसलिंग होती है, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे ना, यहाँ पे सब ये सब करेंगे। ये देखिए ये सब दिया हुआ है, टास्क दिया हुआ है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव सब मतलब करने, ये सब हमें आगे करना ही है, पड़ा, ठीक है। फिर पोटेंशियल अप्रेजल होता है, कैरियर प्लानिंग होती है, काउंसलिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, टैलेंट मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग है, ठीक है। ये जो आपके पॉइंट्स हैं ना, आप HRD की जितनी यूनिट्स पढ़ोगे उसमें सबको इसी को कवर किया गया है, ठीक है। जैसे आपका पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रखा है, जब आप किसी को हायर कर लेते हो तो उनको आप ट्रेनिंग देते हो, उनको डेवलप करते हो, उनको ग्रूम करते हो ऑर्गेनाइजेशनल वे में कि उनकी परफॉर्मेंस और बेटर हो जाए। फिर आपका जब वो काम करने लगते हैं तो आप उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हो कि वो अच्छा काम कर रहा है, ख़राब काम कर रहा है, ग्रूम करना है, निकाल देना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उनसे फीडबैक लेते हो, उनको काउंसलिंग देते हो अगर उन्हें कोई ज़रूरत होती है। शॉर्ट वे में बता रहे हो सारा, ठीक है। पोटेंशियल अप्रेजल कैसे है, जब जैसे किसी के पास कुछ पोटेंशियल है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ हमने इसकी जॉब प्रोफाइल ये रखी है पर ये इस चीज़ को ज़्यादा बेटर कर रहा है, तो हम उसको जॉब प्रोफाइल भी चेंज करते हैं, उसके पोटेंशियल को पहचानते हैं, उसके पोटेंशियल को ग्रूम करते हैं, ठीक है। कैरियर प्लानिंग करवाते हैं उसकी, क्या जिस पोस्ट पे हम उसको और थोड़ा सा मतलब करते हैं, उसको समझाते हैं, या उसके जैसा वो समझ रहा है उसको हेल्प करते हैं कि कैरियर प्लान करने में किस किस पोस्ट पे जा सकता है, आगे किस फील्ड में वो रह सकता है, काउंसलिंग देते हैं उस हिसाब से उसको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन देखो, अगर ये सब होता है तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हेल्प लेते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे, प्रॉफिट कमाए, ग्रो करे, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत तरीके से हो सकता है। इसमें ये सारा इनके ट्रेनिंग वगैरह, ये जो हमने ऊपर सारे काम अभी पढ़े वो सब भी रहता है, इनका खुद का डेटा रहता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, आगे फ्यूचर प्लानिंग्स रहती है, बहुत कुछ रहता है, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक डेटाबेस बना लिया है हमने। टैलेंट मैनेजमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग कैसा है कि जैसे कोई हमारे पास टैलेंट है हम उसको ग्रो कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे मैन पावर को डिफाइन कर रहे हैं। फिर अगर कोई जैसे छोड़ के जाता है, रिटायर होता है, तो उसकी जगह कौन उसकी जगह आएगा, किस टाइप से जॉब प्रोफाइल्स बनाई जाएंगी, तो ये सब जो होता है ना वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये सब हमने एक बार देख लिया। अब देखिए जॉब, चलिए देखिए अब इसके बाद क्या है ना, अभी इसके बाद भी 3-4 पॉइंट्स बचे हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी आपको, ठीक है। अगर और अभी हमने जितना पढ़ा है ऐसी टाइप से आएगा, तो नेक्स्ट वीडियोस अब जो बनेंगे वो छोटा बनेगा। ये ज़्यादा मेन था क्योंकि स्टार्टिंग थी, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में ना आया, कुछ क्लियर ना हो तो आप मेरे को पूछ लेना। मैं इतना डिटेल में थोड़ा बहुत इसलिए करा दे रही हूँ ना कि फिर आपको ये चैप्टर्स पढ़ने ही ना पड़े पेपर के टाइम पर। तो क्योंकि अगर एक मॉड्यूल आपका बस एक बार आप वीडियोज़ देख के रिवाइज कर समझ लोगे, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको बस ये मॉड्यूल छोड़ सकते हो पेपर के रिवीजन के टाइम पे। केवल 1-2 पॉइंट्स जो बहुत मेन है, जो भूल जाने वाले हैं, वो आप देख लोगे। बाकी आपको सारे ये यूनिट्स रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कोई इशू हो, कुछ समझ में ना आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले उस पॉइंट को कवर अप कर लूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।